जय वीर बालाजी दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जय वीर बालाजी यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। यहाँ पर मैं नई नई भूतिया डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। अगर आपको भी ऐसी कहानी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज फिर मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी कहानी जो बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही डरावनी है, जिसका नाम है आत्मा का प्रतिशोध। आइए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है। अगर आपको कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करिए। अगर आपको कहानी में कोई कमी दिख रही है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर सब कुछ अच्छा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी को। जानकी, जानकी, दरवाज़ा खोलो जानकी। जमींदार शिव कुमार बदहवास बंद दरवाजे को पीटता हुआ चीखे जा रहा था। पसीनों से तर उसका जिस्म और नमी में डूबी उसकी आंखें उसके दुख और घबराहट को साफ जाहिर कर रही थीं। 30 वर्षीय शिव कुमार बीते हुए एक प्रहर से पहले खुद को बहुत खुशनसीब और दुनिया का सबसे खुश इंसान समझ रहा था। मगर कुछ ही देर बाद वक्त ने ऐसी करवट ली कि उसे अपना घर संसार तूफान में घिरे तिनकों की तरह नजर आने लगा। वह अपने लुटते घर संसार को समेट लेना चाहता था, बिगड़ी को संवार लेना चाहता था, किंतु विधाता को कुछ और ही मंजूर था। जानकी शिव कुमार की पत्नी थी। वह रूप सौंदर्य में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सलीकेमंद और गुणी भी थी। शिव कुमार जानकी पर तन मन धन से न्यौछावर था। उनकी इस खुशहाल गृहस्थी की बगिया को महकाने वाले 2 मासूम फूल भी थे, 5 वर्षीय अभिनव और 3 वर्षीय रिंकी। न जाने उसकी गृहस्थी को किसकी बुरी नज़र लग गई, जो आज उसके परिवार पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। करीब 3 वर्ष पूर्व वह एक जमीन की लिखा पढ़ी कराने के लिए शहर की कचहरी में गया हुआ था। वापस लौटा तो देखा गांव में उल्टी गंगा बह रही थी। जो गांव वाले शिव कुमार और जानकी की तारीफें करते थकते नहीं थे, वे ही जानकी को अपशब्द कह रहे थे, कुलटा कुलच्छनी वैश्या की उपाधि दे रहे थे। शिव कुमार समझ नहीं सका कि यह सब क्या हो रहा था। गांव वालों के साथ निकट के गांव कंचनपुर का जमींदार रतन सिंह, उसका छोटा भाई हीरालाल, चौधरी चौधरी भैरवनाथ और शिव कुमार के गांव का सरपंच हरि सिंह माधो भी साथ में थे। शिव कुमार को शहर से वापस आया देखकर जहां गांव वाले एकदम शांत हो गए थे, वहीं जानकी हवेली के भीतरी भाग की ओर भाग खड़ी हुई थी। वह रो रही थी। शिव कुमार ने देख लिया था। वह भी उसके पीछे किसी अनिष्ट की आशंका से लपका। जानकी ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया था और शिव कुमार उसे पुकार पुकार कर दरवाज़ा खोलने की विनती कर रहा था। क्या हुआ है जानकी? बाहर सारे गांव वालों के साथ ठाकुर और सरपंच क्यों जमा हैं? मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। कृपया दरवाज़ा खोलो जानकी। मुझे बताओ, आखिर माजरा क्या है? तुम रो क्यों रही हो? बंद कमरे से जानकी के रोने व सिसकने की आवाज़ें आ रही थीं। अचानक रोती हुई जानकी बोली, आज आपके घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है जी। इन झूठे मक्कार लोगों ने मेरे बेदाग आंचल पर बदनामी का वो दाग लगाया है जिसे शायद मेरी मौत भी न धो सके। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं, आपको भी नहीं। जानकी की बात सुनकर शिव कुमार ने कठोर मगर दृढ़ता भरे लहजे में कहा, जानकी, अभी मैं हकीकत से अनजान हूँ, नहीं जानता मेरे पीछे तुम पर क्या गुजरी है, मगर इतना समझ लो, चांद पर दाग हो सकता है, नदियों का पवित्र पानी मैला हो सकता है, मगर मेरी जानकी किसी धार्मिक पुस्तक की तरह पवित्र और बेदाग है। दरवाज़ा खोलो जानकी, मैं तुम्हारे साथ हूँ, देख लूँगा एक एक को। नहीं नाथ, बुरा वो नहीं होता जिसने कोई गुनाह किया हो। समाज की नज़रों में बेगुनाह होते हुए भी जिसे गुनहगार बना दिया गया हो, सच पूछिए तो वही सबसे बुरा इंसान है। मुझे इन समाज के ठेकेदारों ने समाज की नज़रों से गिरा दिया है। जिंदा रहकर मैं अपने माथे पर लगे कलंक को लाश बनकर नहीं ढो सकती।
मुझे माफ़ कर दीजिए स्वामी, और मेरा आखिरी प्रणाम स्वीकार कीजिए। आखिरी प्रणाम? जानकी के शब्द शिवकुमार के जहन पर हथौड़े की चोट की तरह पड़े। वह हलक फाड़कर चीखा, नहीं जानकी, दरवाज़ा खोलो। तुम ऐसा वैसा कुछ नहीं करोगी। किसी का ना सही, मगर अपने मासूम बच्चों का तो ख्याल करो। बिना माँ के इन बदनसीबों का क्या होगा? शिवकुमार दरवाजे पीटता रहा और दुहाई देता रहा, मगर जानकी ने दरवाज़ा नहीं खोला। तभी भीतर उठे शोरगुल को सुनकर शिवकुमार के लठैत वहां आ पहुंचे। उन्हें देखते ही शिवकुमार चीखा, बिरजू, हरिया, लल्लू, कालू, तोड़ दो दरवाज़ा। चारों लठैत खूब लंबी चौड़ी बलिष्ठ देह के मालिक थे। दो दो ने बारी बारी से जब अपने पहाड़ जैसे शरीर की बंद दरवाज़ों पर कई बार चोट की, तो आखिर घर के दरवाजे की भीतरी सिटकनी एक झटके से खुल गई। मगर कमरे में कदम रखते ही शिवकुमार के पांव जहां के तहां फ्रीज होकर रह गए। वहां का मंजर ही ऐसा था। शिवकुमार की हंसती खेलती दुनिया उजड़ चुकी थी। जानकी का शरीर उसी की साड़ी के सहारे पंखे पर झूल रहा था। तो दोस्तों, अभी तक कहानी आपको कैसी लग रही है? अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। चीयर्स! चारों ने आपस में अपने अपने पैमाने टकराए और पैशाचिक ठहाका लगाया। ठाकुर रतन सिंह ने हंसते हुए कहा, देखा मेरे दिमाग का जादू, कैसे मैंने एक ही चाल में सारी बाजी पलट दी। बड़ी सावित्री बनी फिरती थी। एक भद्दी सी गाली देते हुए रतन सिंह बोला, अब देखता हूं कैसे दुनिया वालों को अपना काला थोपड़ा दिखाती है। हम तो तुम्हें पहले से ही उस्ताद मानते हैं ठाकुर। चौधरी भानु प्रताप ने कहकहा लगाते हुए कहा, मगर फिर भी सीने में एक खलिश सी है। सो तो तुम ठीक कहते हो चौधरी। मूछों को ताव देते हुए सरपंच हरि सिंह माधो बोला। बला की खूबसूरत थी। वर्षों से उसे पाने की तलब थी, इसीलिए इतना बड़ा जाल बिछाया था, मगर सब करे धरे पर पानी फिर गया। सरपंच हरि सिंह के मुंह की कड़वाहट सीधे हीरा सिंह ने अपनी जबान पर महसूस की और दांत पीसता हुआ बोला, चिंता क्यों करते हो सरपंच? अभी भी वक्त हमारे साथ है। किसी और दिन अपनी प्यास बुझा लेना। मगर कब? हरि सिंह के मुंह से लार टपकी जा रही थी। बहुत जल्द, कहने के साथ हीरा सिंह ने अपना गिलास होठों से लगा सटा लिया। नजर लागी हिच राजा तोहरे बंगले हिच, गाना गाता हुआ सरपंच हरि सिंह कंचनपुर से खेतों की पगडंडी पर चलता हुआ अपने गांव चंदनपुर की तरफ जा रहा था। ठाकुर रतन सिंह की हवेली पर उसने कुछ ज्यादा ही पी ली थी। आखिर मुफ्त का माल वह मुफ्तखोर छोड़ता भी कैसे? नशे में धुत हरि सिंह पांव कहीं रखता और पड़ता कहीं। अचानक हरि सिंह के पांव में जोर से ठोकर लगी और वह मुंह के बल जा गिरा। धत तेरे की! आह! साली ना पियो तो पास बुलाती है और पियो तो खटारा गाड़ी की तरह झटके मारती है। बड़बड़ाते हुए हरि सिंह ने उठने की कोशिश की और उठ भी गया। फिर लड़खड़ाता मिट्टी से लथपथ अपने घर की तरफ बढ़ने लगा। तभी छन 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 घुंघरुओं का मधुर स्वर उसके कान से टकराया। हरि सिंह चौंका। वह रुक कर पुनः उस आवाज को सुनने का प्रयास करने लगा जो उसने सुनी थी, मगर चारों ओर रात का पैना सन्नाटा फैला था। वातावरण में झिंगुरों का शोर जरूर उसके कानों में भिनभिना रहा था। उसने सोचा, लगता है आज जरूरत से ज्यादा ही हो गई है। मगर जैसे ही उसने चलने के लिए कदम आगे बढ़ाया, उसी पल उसे फिर घुंघरुओं का स्वर सुनाई दिया। उसने तुरंत चारों तरफ देखा, पर समझ नहीं सका कि यह उसके कानों का धोखा है या फिर हकीकत। कहीं कोई नहीं था। हरि सिंह सिर झटक कर आगे बढ़ गया।
कुछ दूर जाते ही उसे पुनः घुंघरूं की आवाज सुनाई दी। वह चौंक कर ठिठक गया, परंतु इस बार वह आवाज लगातार आती रही। ऐसा लग रहा था जैसे कोई घुंघरू पांव में बांधकर चल रहा हो। हरि सिंह माधो ने आवाज की दिशा में देखा। कुछ आगे चलकर दाईं ओर एक मोड़ था। वहां एक कुआं था। आवाज उधर से ही आ रही थी। कौतूहल से भरा हरि सिंह माधो आवाज की दिशा में बढ़ता चला गया। उसने देखा कुएं के करीब घाघरा चोली पहने एक औरत खड़ी है। उस औरत ने लंबा घूंघट किया हुआ था। चांद की चांदनी में उस औरत की आकृति को देखते ही माधो समझ गया कि वह औरत जवान है। शराब के नशे ने उसे इतना भी सोचने का मौका नहीं दिया कि आधी रात के वक्त सुनसान जगह पर वह शबाब आया कहाँ से। जवान औरतें सरपंच हरि सिंह माधो की कमजोरी थी। सुनसान जगह पर एक अकेली औरत को देखते ही उसका मन मचल उठा। उसने उस औरत पर अपने प्रभाव जमाने के लिए कड़कदार आवाज में कहा, ऐ कौन है उधर? मर्दाना आवाज सुनते ही वह औरत चौंकी और अपने आप में सिमट सी गई, परंतु कोई उत्तर नहीं दिया। औरत को सिमटते देख हरि सिंह की हिम्मत बढ़ गई। उसने करीब आते हुए पुनः पूछा, मैं पूछता हूं कौन हो तुम? वह उसके करीब आ चुका था। जी। सहमी औरत के मुंह से इसके अलावा कुछ न निकला। वह अपने दोनों हाथ बेचैनी से मसल रही थी। उसकी बेबसी और दहशत को देखते हुए हरि सिंह ने आगे बढ़कर उस औरत के सिर से चुनरी खींच ली, मगर अगले ही क्षण आ हरि सिंह चीखता हुआ पीछे हट गया। उसका जिस्म अधड़ में फंसे पत्ते की भांति कांप रहा था। आंखें विस्मय से बाहर को उबल आई थी। मुंह भाड़ की तरह खुला रह गया था। शरीर के मसामों ने एक साथ ढेर सारा पसीना उगलकर उसे सिर से पांव तक सराबोर कर डाला था। वास्तव में उसकी आंखों के सामने का मंजर बेहद डरावना था। रंगों में खून जमा देने की हद तक भयावह। उसके सामने बेहद खूबसूरत जिस्म वाली युवती खड़ी थी, जिसे वह चुनरी उतारते ही पहचान गया था। वह जानकी थी, मगर हरि सिंह के चुनरी उतारते ही जानकी का सिर उसके धड़ पर किसी लट्टू की भांति घूम रहा था, जिसके कारण उसके लंबे काले बाल भी पंखे की पंखुड़ी की तरह घूमने लगे थे। कुछ पलों तक हरि सिंह उसी अवस्था में खड़ा रहा। उसका नशा कपूर की तरह उड़ चुका था। सामने खड़ी खतरनाक बला के दर्शनों ने उसे जैसे जाम कर दिया था, मगर कुछ देर बाद उसके जहन ने सजग होकर उसे चेताया। हरि सिंह धीरे धीरे पीछे कदम सरकाने लगा। उसी क्षण, रुक जाओ हरि सिंह! आवाज क्या मादा भेड़िए सी गुर्राहट थी। हरि सिंह पुनः बर्फ की तरह जाम हो गया। बड़ी कठिनाई से थूक सटकते हुए उसने पूछा, कौन हो तुम? पहचाना नहीं मुझे? हरि सिंह ने तुरंत इंकार में गर्दन हिला दी। क्या? जानकी का प्रेत चौंका। घूमती गर्दन जहां की तहां ठहर गई। मुझे नहीं पहचाना हरामजादे? मैं जिसे तूने और तेरे साथियों ने किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं छोड़ा। ध्यान से देख, मैं वही जानकी हूं। जानकी? हरि सिंह चीख पड़ा। मगर तुम प्रेत कब बन गई? मरते ही। क्या तुम मर? इसके आगे के शब्द उसके हलक में ही अटक गए। अब तेरी बारी है कमीने। हरि सिंह इतना सुनते ही पलटकर भागा, मगर तभी उसके गले से कुछ आ लिपटा। हरि सिंह ने देखा उसके गले में बाल लिपटे हुए थे, जो पल प्रतिपल
उसके गले पर कसते जा रहे थे। बालों की कैद से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता हरि सिंह अनायास ही पलट गया। जानकी का प्रेत कुएं के पास ही खड़ा था, मगर उसके बाल इतने लंबे हो गए थे कि वहां से दूर खड़े हरि सिंह की गर्दन में जा लिपटे थे। हरि सिंह का दम घुटने लगा। वह हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, मुझे छोड़ दो। हा हा हा। जानकी की तड़पती आत्मा ने जोरदार ठहाका लगाया और विषैले स्वर में गुर्राई, मैंने भी तो तुमसे यही कहा था सरपंच। जब तूने अपनी हवस मिटाने के लिए मुझे मेरे बालों से पकड़ा था, तब तूने यही कहा था कि मेरे बाल तुझे इतने पसंद हैं कि इनकी छाँव में अगर तुझे मौत भी आ जाए तो तू हंसता हंसता अपनी जान दे देगा। अब मैं तेरी वही इच्छा पूरी करने जा रही हूँ, ले मर। जानकी की आत्मा ने अपने बाल एक हाथ से पकड़कर अपना वह हाथ इतना लंबा कर दिया कि बालों की गिरफ्त में फंसा हरि सिंह धरती से ऊंचा उठ गया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए। आइए सुनते हैं आगे की कहानी। ठाकुर साहब, गजब हो गया ठाकुर साहब। हांफता कांपता चौधरी भानु प्रताप अपनी हवेली के बरामदे में झूले पर बैठे रतन सिंह के निकट आ पहुंचा। उसकी सांसें धौंकने की भांति तेज चल रही थीं, मानो वह मीलों लंबी दौड़ लगाकर आया हो। इतने घबराए क्यों हो चौधरी? रतन सिंह ने झूला रोककर लापरवाही भरे अंदाज में पूछा। ठाकुर साहब, चौधरी राजदाना अंदाज में धीरे से बोला, कल दोपहर बाद जानकी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। क्या? रतन सिंह चौंका। चलो सही हुआ। चौधरी को घबराया हुआ आता देखकर हीरा सिंह भी रतन सिंह के पास आप खड़ा हुआ था। चौधरी की बात सुनकर उसी ने कहा, उसी के मर जाने से वह राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया जो हमें बदनाम कर सकता था। एक खबर और भी है, भानु प्रताप ने कहा। क्या? दोनों ठाकुर भाइयों ने एक स्वर में पूछा। रात कंचनपुर और चंदनपुर की सीमा पर किसी ने सरपंच हरि सिंह माधो को भी पेड़ की डाल पर फांसी देकर मार डाला। क्या? पहली बार रतन सिंह हैरान परेशान दिखाई दिया, मगर अगले ही पल उसकी आंखों में कहर नाचने लगा। किसने किया यह काम? मालूम नहीं ठाकुर, मगर चंदनपुर में अफवाह है कि उसे जानकी के भूत ने मार डाला है। भूत? रतन सिंह ने मुंह बिगाड़ा और बोला, ये काम केवल एक ही आदमी कर सकता है और वो है ठाकुर शिव कुमार। उसकी जमींदारी हासिल करने के लिए ही हमने सरपंच को हम प्याला बनाया था। बाद में उसकी बीवी की खूबसूरती ने हमें खींच लिया। उसी कमीने ने बदला लेने के लिए ऐसा किया होगा। कहते हुए रतन सिंह के जबड़े कस गए। हीरा! जी भैया। तुम आज रात ही शिव कुमार और उसके दोनों कबूतरों का काम तमाम कर दो। चंदनपुर गांव खरीदने के लिए हमने जो कागज तैयार कराए थे उन पर उसकी लाश का अंगूठा लगाना मत भूलना, समझे? समझ गया भैया। रात के अंधेरे में जीप में अपने 6 लठैतों और चौधरी के साथ हीरा सिंह ने जैसे ही चंदनपुर का रुख किया, वैसे ही वहां से कई किलोमीटर दूर शमशान में तेज हवा चली, जिसने एक झोंके का रूप ग्रहण कर पहले रिहायशी इलाके में पहुंचकर शिवकुमार की हवेली का चक्कर काटा और बला की तेजी से कंचनपुर की तरफ बढ़ गया। इधर ठीक उसी समय हीरा सिंह की जीप अभी कंचनपुर की सीमा पार भी नहीं कर पाई थी कि तेज आंधी चलने लगी। कुछ ही पलों में हवा ने ऐसा तूफानी रूप धारण किया कि 8 शक्तिशाली आदमियों से भरी जीप हवा में यूं उठ गई मानो वह कोई हवा के बवंडर में फंसा कागज का टुकड़ा हो। इसी के साथ की खौफनाक आवाजें उभरने लगीं। सभी हैरानी से मुंह फाड़े इस करिश्मे को देख रहे थे। अभी किसी को ठीक से कुछ समझने का भी मौका नहीं मिला था। तभी चौधरी भानु प्रताप
हलक फाड़ कर चीखा। चीखे तो पीछे बैठे लठैत भी थे, मगर उनकी आवाज़ें हलक में ही दब कर रह गई थीं। जीप के चारों ओर सुर्ख आग के शोले जैसी रोशनी चक्कर काट रही थी। उसी रोशनी को हीरा सिंह ने भी देखा, मगर वह चीखा नहीं। हैरत से उसकी आंखें कगारों तक फट गई थीं। पूरा जिस्म पसीनों से नहा उठा था। उसी पल धम! जीप जमीन पर यूं गिरी जैसे क्रेन से उसे हवा में उठाकर नीचे छोड़ दिया हो। जीप में बैठे सभी लोग गड़बड़ हो गए। एक दो बाहर भी गिरे। जीप से नीचे गिरे लोग उठकर भाग निकले, लेकिन जीप में बैठे लोगों को इतना मौका नहीं मिला, क्योंकि जमीन पर गिरने के कुछ पलों बाद ही जीप में एक भारी विस्फोट हो गया था, जैसे उसके फ्यूल टैंक को चिंगारी दिखा दी गई हो। जीप से जान बचाकर भाग निकले लठैतों ने जब वापस आकर ठाकुर रतन सिंह को रास्ते में घटी भूतहा घटना के बारे में बताया, तो ठाकुर व उसके परिवार के होश उड़ गए। ठाकुराइन ने अपने पति व बच्चों की रक्षा के लिए पूजा घर में रखी भगवान की छोटी छोटी मूर्तियां उनके हाथों में थमा दी। जैसे तैसे यह खौफनाक रात बीती और सुबह का उजाला हुआ। सबसे पहले ठाकुर रतन सिंह उस स्थान पर पहुंचा जहां उसके भाई की जीप के साथ हादसा घटा था। वहां का मंजर बड़ा ही भयावह था। आग में भस्म होकर बचे जीप के ढांचे के आसपास इंसानी जिस्मों के अधजले अंग बिखरे पड़े थे। उन्हीं में उसके भाई हीरा सिंह का हाथ भी था। अपने भाई को लाश के रूप में देखकर और उसकी लाश की यह दुर्दशा देखकर वह जोर जोर से रोने लगा, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। पहली बार रतन सिंह को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। हीरा सिंह की अंत्येष्टि का काम खत्म होते ही ठकुराइन ने एक पहुंचे हुए पंडित से पूरी हवेली अभिमंत्रित कीलों से किलवा दी। परिवार के सभी सदस्यों के गले में अभिमंत्रित ओम के लॉकेट डाल दिए गए। रतन सिंह को विश्वास हो चुका था कि मरने के बाद जानकी की रूह अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए भटक रही है। वह अपने 3 दुश्मनों का खात्मा कर चुकी थी। अब बस एक ही बचा था, ठाकुर रतन सिंह। जानकी के भूत की चर्चा शिव कुमार के कानों तक भी जा पहुंची थी। ऐसी बातों से उसके मन का दर्द और बढ़ गया कि उसकी पत्नी को गांव वालों ने पहले चैन से जीने नहीं दिया और अब मरने के बाद भी उसे बदनाम कर रहे हैं। न जाने शिव कुमार के मन में अचानक क्या आया कि उसने आनन फानन अपनी तमाम जमीन जायदाद बेच दी, केवल अपने पुरखों की हवेली को छोड़कर। फिर वह अपने दोनों बच्चों के साथ इंग्लैंड में रह रही अपनी बहन के पास चला गया। इधर जानकी की भटकती आत्मा के भय से ठाकुर रतन सिंह ने भी अपने इकलौते बेटे अमर सिंह को इंग्लैंड भेज दिया। अमर सिंह हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई करने लगा। तब उसकी आयु करीब 7 या 8 वर्ष की रही होगी। अब आगे समय अपनी अबाध गति से आगे बढ़ता रहा और देखते ही देखते 15 वर्ष बीत गए। कंचनपुर का ठाकुर रतन सिंह ताबीज़ गंडों के सहारे भी अभी जिंदा था और चंदनपुर की हवेली वहाँ के वफादार नौकरों के दम पर आबाद थी। यह बात अलग थी कि शिव कुमार और उसके बच्चे विदेश में थे, मगर जानकी की भटकती आत्मा अभी तक हवेली में ही थी। हवेली के नौकरों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन यदि कोई गांव वाला भूले से या फिर किसी कामवश हवेली में आ जाता तो उसका जीवन कुछ ही घंटों का रह जाता था। वह यह तो किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता था या बीमारी का। डर के मारे कोई भी गांव वाला हवेली में भूले से भी कदम नहीं रखता था। उधर विदेश में शिव कुमार जानकी की यादों के सहारे अपना जीवन काट रहा था। अभिनव लॉ कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था और रिंकी यानी रितिका अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर यूनिवर्सिटी में ठाकुर रतन सिंह के बेटे अमर सिंह के साथ पवित्र प्रेम बंधन में बंध गई थी। अमर सिंह एक कुशल सर्जन बन चुका था
और भारत वापसी की तैयारी में जुटा था। जब यह बात रितिका को पता चली तो उसका मन भी अमर सिंह के साथ भारत जाने के लिए मचला, मगर अमर सिंह ने उसे समझाते हुए कहा, ऐसे नहीं रितिका, मैं तुम्हें अपनी दुल्हन बनाकर डोली में बैठाकर पूरे सम्मान के साथ अपने घर ले जाना चाहता हूँ। बस कुछ दिनों की ही तो बात है। मैं इंडिया जाते ही अपने मम्मी डैडी से हमारी शादी की बात कर लूँगा। मेरे माता पिता मुझे बहुत चाहते हैं। मेरी पसंद उनकी पसंद होगी। डोंट वेरी रितिका, कुछ दिन बाद हम दोनों। कहते कहते उसकी आंखों में शरारत उभर आई। उसकी आंखों में उभरे भावों को पढ़कर उसका हाथ थामे खड़ी रितिका उसके सीने से लगकर रो पड़ी। कुछ देर बाद अमर सिंह हवाई जहाज द्वारा भारत की ओर चल पड़ा था। तो दोस्तों, क्या होगा आगे की कहानी में? क्या अमर सिंह रितिका से शादी कर पाएगा? क्या होगा अमर सिंह के साथ भारत में? क्या जानकी की आत्मा ठाकुर रतन सिंह से अपने बदला ले पाएगी? सुनते हैं कहानी के दूसरे भाग में जल्द ही। तो मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए जय वीर बालाजी।